आके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ हो गई इसके अंदर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ, मान लीजिए कि टोटल एनर्जी थी 10। टोटल एनर्जी क्या थी इसी चीज के अंदर? 10 थी। तो यहाँ पे आके पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 10 मान लो। तो काइनेटिक एनर्जी फिर कितनी रही? टोटल मैंने क्या बताया एनर्जी थी 10। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर 10 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? 0। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल है 10। यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? +0, क्योंकि टोटल क्या रहेगा? सेम। अब ये एक एनर्जी का लेवल थोड़ा कम हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहाँ से ये चीज जो थी, ये बॉक्स यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया, तो 1 यूनिट कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी 9 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1। इस तरीके से आते रहेंगे। आधे रास्ते पे आके जब ये हाफ वे में आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5। पोटेंशियल एनर्जी 5 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 5। ऐसे ही नीचे की तरफ आके पोटेंशियल एनर्जी 4 हो गई, तो ये कितनी हो गई? 6। तो इसका मतलब क्या समझा रहे स्टूडेंट्स? जब ये बिल्कुल लिस्ट हाइट रहेगी इस ऑब्जेक्ट की, कि ग्राउंड से बिल्कुल लिस्ट हाइट थोड़ा सा ही ऊपर होगा, तो लिस्ट सबसे कम हाइट पे पहुंच चुका है अभी, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम रह जाएगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम। और अगर इस पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक पहुंचने की हो रही है, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। और जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है? डिक्रीज। तो ला हमें क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो एनर्जी की वेरियस फॉर्म जो चेंज होती है, कितनी भी वेरियस फॉर्म्स में वो चेंज होता रहे, उसकी टोटल जो एनर्जी है वो रिमेन अनचेंज। टोटल एनर्जी कभी भी उसमें चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। क्या कहता है ये लॉ? So this law states, you can write in your notebook also. States that energy can neither be created nor be destroyed. Nor be destroyed. It can be changed from one form, एक फॉर्म से टू अनदर फॉर्म। सो ये लाए स्टूडेंट्स एनर्जी का, आप यहां से भी कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज, बस ये चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो वहां पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक थी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे ऊपर जाती है, बढ़ती जाएगी, काइनेटिक घटती जाएगी, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। सो हम क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। या आप कह सकते हो mgh प्लस हाफ mv², क्या रहेगा? ये कांस्टेंट है, ठीक है। सो mgh और हाफ एम, सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो अपनी बुक के अंदर भी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल, ये क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी
और दूसरा क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम टोटल को क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इट्स मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम टोटल जो है वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी हो गई। समझ आ गया। सो इस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बट उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा टोटल एनर्जी में। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज। अब जैसे ही डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। बट जब ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन है उसमें हम वहां पे नहीं लेंगे जब एयर का रेजिस्टेंस इसके ऊपर लग रहा है। यहाँ पे हम कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं देख रहे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो बीच में एनर्जी कंज्यूमेशन आप समझोगे, एयर ने भी तो अपनी फोर्स लगाई। मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल फ्री फॉल है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे नहीं, ओनली काइनेटिक और हमने पोटेंशियल का देखा है, तो एनर्जी रिमेन क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, पावर हमने देखा है घर में कि कोई भी चीज है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपने देखा है बल्ब, ठीक है, घर में हम लोग पुराने, आजकल तो हम CFL यूज करने लग गए, ठीक है, LEDs वगैरह यूज करने, लेकिन पहले क्या था, बल्ब होता था। तो सबसे पहले जब लेके आते थे तब पूछता था कितने वॉट का है, ये कितने वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का है, 100 वॉट का है। ठीक है, इस तरीके से हम पूछते थे कितने वॉट का है। तो ये स्टूडेंट्स, ये वर्ड सुन रखा है हमने, लेकिन एक्चुअल में हम इसके बारे में पता नहीं। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या हुआ, आप समझो इसको। अब वर्क तो हर कोई करता है, लेकिन हम सब ने देख रखा है कि एक स्टूडेंट तो उसी काम को जल्दी कर देता है, दूसरा स्टूडेंट उस काम को उसी समय पे नहीं करता, या तो उससे तेज जल्दी कर देता है या उससे कम स्पीड में भी करता है। हाँ, कई स्टूडेंट्स की हो सकता है, कई पर्सन्स की, कुछ किसी भी चीज की लगा लो, ये कोई पर्सन की नहीं है, कोई मशीन की लगा लो, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, आपने देखा होगा दोनों व्हीकल की आपको देखोगे रेट ऑफ डूइंग वर्क दोनों का सेम नहीं मिलेगा, किसी की ज्यादा मिलेगा, किसी का कम। अब दो स्टूडेंट है, मान लीजिए ए और बी, इनको मैंने कहा ये स्टेयर पर, ये स्टेयर्स दे रखी है यहाँ पे, इन स्टेयर्स पे चढ़ के और वापस इसी पोजीशन पे आने के लिए कहा। सेम बी स्टूडेंट्स को कहा यही सेम स्टेयर्स है, 5 स्टेयर्स है, 5 स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के और वापस आने के लिए कहा। लेकिन दोनों जब वापस आएंगे तो दोनों का जो वर्क डन, जो उन्होंने काम किया है और जितना टाइम लिया है, वो क्या मिलेगा उनका, डिफरेंट। सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस जो काम कर रहे हैं उसका किस रेट पे करें, मतलब दोनों में उनकी वो मेजरमेंट हो रही है, उनकी पावर। तो पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और पावर, ठीक है, तो पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन अपॉन में, वर्क डन अपॉन में टाइम। क्या है पावर, वर्क डन अपॉन में टाइम, या आप कह सकते हो P इज इक्वल टू W बाय में T। क्या आ गया, P इज इक्वल टू W बाय में T। अब स्टूडेंट्स मैं ये पूछती हूँ आपसे कि पावर की यूनिट क्या है, वॉट। पावर को जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं वो है वॉट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है P इज इक्वल टू W बाय में T। पावर की यूनिट होती है वॉट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ओके, अब मैंने कहा डिफाइन 1 वॉट। क्या कहा, मैंने कहा डिफाइन करो 1 वॉट। सो 1 वॉट, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल को डिफाइन करो। तो कभी भी अगर इस तरीके से आ जाए कि 1 जूल को डिफाइन करो या 1 वॉट को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करना स्टूडेंट्स, 1 वॉट हमें मालूम है कि वॉट पावर की यूनिट है, तो P की वैल्यू यहाँ पे हमने वॉट लिख दी, और P इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई T।
वर्क डन हमेशा किस में होता है? जूल में। टाइम हमेशा किस में होता है? सेकंड में। मान लीजिए 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है 1 सेकंड में, तो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड, when 1 joule of work is done per second, then we can say power is 1 watt. अब ये डेफिनेशन समझ आई सभी को? हमेशा कभी भी कोई डेफिनेशन बनानी हो आपको तो आप उसके फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूला आगे और पीछे लिख लो यहाँ पे, ठीक है? और फिर इसी को रिलेट करो। when 1 joule of work is done per second, हर सेकेंड में हो रहा है ना, 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन हो रहा है। सो when 1 joule of work is done in 1 सेकेंड या पर सेकेंड, 1 सेकेंड बोल दो या हर एक सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं? पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन पर सेकेंड, देन वी कैन से पावर इज 1 वॉट। तो पावर क्या होगी? 1 वॉट। लेकिन स्टूडेंट्स अब इस चीज को एक और में देखो, मैं W की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? वर्क डन को मैंने किससे रिलेट करके बताया था कि न्यूटन मीटर तो इसकी यूनिट हो गई, ठीक है? वर्क डन को हमने रिलेट किससे किया था कि वर्क डन इससे भी रिलेटेड है, इसको हम इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। सो वर्क डन एनर्जी से रिलेट किया था, यस। तो मैंने जब आपको करवा रही थी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन कराया था 12mv², तो ये आने से पहले ऊपर क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू क्या करवा रखा था? 12mv²। जब वो डेरिवेशन कराया था पिछली वीडियो में, तब मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू 12mv², और वर्क डन क्या है, किससे रिलेटेड होता है? एनर्जी। बिकॉज वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी है तो वर्क डन हो रहा है। सो बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर। सो वर्क डन को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एनर्जी कंज्यूम, कहीं पे एनर्जी निकालनी आए, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है E/T भी। अगर आ जाए निकालो वर्क डन व्हेन पावर इज दिस और टाइम इतना है, तो आप W इज इक्वल टू निकालो। लेकिन जब पूछ ले हाउ मेनी एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हेन, कितने वॉट का आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, तब आप वहां पे इस वर्ड को यूज करो एनर्जी। फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जब वर्क डन पूछे, यू राइट डाउन P/T। जब एनर्जी कंज्यूम निकाल लियो तो व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज? क्या फॉर्मूला यूज करना है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखो, हमने घर में देख रखा है बिजली का बिल आता है, ठीक है? और वो बिजली का जो बिल आता है हमेशा, वो बिजली का बिल क्या हुआ? एनर्जी कंज्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। तो ये देखा जाता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। हमने फैन लगा रखा है, टीवी है, प्रेस है, गीजर है, कोई भी चीज है जो घर में हम यूज कर रहे हैं, सब में क्या हो रही है? एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो वो जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो हमेशा किसमें होती है? किलो वाट आवर में। किसमें होती है वो एनर्जी कंज्यूम? जो रीडिंग मिलेगी आपको वो मिलेगी किलो वाट आवर। किसमें मिलेगी? किलो वाट आवर में। और 1 किलो वाट के अंदर कितने होते हैं? 1000 वॉट होते हैं। 1 किलो वाट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं 1 किलो वाट मल्टीप्लाई में 1 आवर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो अब हम देखते हैं 1 किलो वाट आवर्स कितने जूल्स के बराबर होता है? 1 किलो वाट आवर। अब जो ये पावर, जो एनर्जी कंज्यूम है ना स्टूडेंट्स, वो एनर्जी कंज्यूम की हमें बिगर यूनिट, देखो हम यहां से मान लीजिए हिसार से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है? हिसार से दिल्ली जा रहे हैं, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया है। हम क्या कहेंगे? उसको किलोमीटर, बड़ी यूनिट यूज करते हैं क्योंकि ये बिगर डिस्टेंस है। कभी भी हम वहां पे ये नहीं कहेंगे कि मुझे इतने सेकंड टाइम लगा, हम ये कहेंगे मुझे इतने आवर्स, इतने घंटे लगे, बड़ी यूनिट यूज करेंगे। तो इसी तरीके से एनर्जी कंज्यूम भी, जब घर में जो बिजली की खपत हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो वहां पे हम बिगर यूनिट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर्स।
लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि कोई डिजिट दे दी और कहा इसको जूल में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले अगर आपने 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना आ गया तो मान लो 20 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो, तो जितनी जूल में वैल्यू होगी उससे उसको मल्टीप्लाई करनी है बस। तो एक बार करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट में कितने होते हैं 1000, और 1 घंटे के अंदर सेकंड कितनी होती है 3600। यस 36 कैसे बेटा, देखो 3600। मैं ब्रेक करके दिखा रही हूँ। ठीक, 1 घंटे के अंदर मिनट कितनी हुई 60, और 60 मिनट के अंदर सेकंड कितनी हुई 60, तो ये कितना आ गया ना 3600। ठीक, अगर आप भूल भी जाओ तो 1 घंटे के अंदर घंटे बनते हैं मिनट से, 60 मिनट, मिनट बनती है सेकंड से, तो 60 सेकंड। तो इस तरह के हिसाब से 3600 आ गए। अब इसको करो आप मल्टीप्लाई, 1000 यहाँ पे आ गए और ये आ गया 3600। अब 3600 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3600 के आगे 3 जीरो हटेगा तो 1 2 3, ये आ गया। इसको मैं स्टैंडर्ड यूनिट में कितना लिख सकती हूँ। अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा किलोवाट आवर को, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दिया और इसको हमने स्मॉल स्टूडेंट में लेके आए। अब ये आ गया जूल के अंदर। सो एक जो किलोवाट आवर है वो इतनी जूल्स के बराबर है। लेकिन ये डिजिट याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इस डिजिट को हम आप स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर आप निकालो, राउंड फिगर में कितना आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 के बाद में यहाँ पॉइंट लगाना चाहती हूँ, तो देखो कितना आएगा 3.6। अब मैं कितनी लिखूं 10 की पावर, बताओ मुझे 10 की पावर कितनी आनी चाहिए 6, तो 10 की पावर आ गई 6 जूल। सो 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इसके बराबर होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें 1 किलोवाट आवर का भी दे दिया 3.6 है। अगर एक की जगह पे मैं पूछूं कि 250 वाट को कन्वर्ट करो जूल के अंदर, तो क्या होगा, एक में इतने हैं तो 250 में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई। तो इससे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे देखो ये कितना 250 और मल्टीप्लाई में कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ओके, दिख रहा है ना सभी को, विजिबल है। अब देखो यहाँ पे ये है 250। ओके, अब मैंने इसको पॉइंट हटा के क्या लगा दिया नीचे 10, 0 से 0 कट गई, बचा क्या 25 मल्टीप्लाई में 36 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो 25 6 से कितना होता है 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, 150 का मतलब क्या होगा 0 लिख दिया आपने, 15 बचा। अब देखो 25 3 जा कितना होता है 75 में 10 ऐड करो, फटाफट कैलकुलेशन क्या करो, 10 ऐड करेंगे 85, 5 बच गया 90, तो कितना आ गया 900। ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, 10 की पावर यहाँ पे 6 है और ये 900 है। अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि इसको मैं 9 लिख के 10 की पावर कितना लिख सकती हूँ 10 की पावर 8, यस 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो इस तरीके से अगर किलोवाट आवर में अगर कोई डिजिट आ जाती है और हमसे पूछे उसको मल्टीप्लाई मतलब जूल के अंदर कन्वर्ट करो, किलोवाट आवर में आ जाए, तो आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वैल्यू है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आई यहाँ, तो एक स्टेप और बताओ, ये कितना था यहाँ पे 250, सॉरी ये तो ठीक है 1 किलोवाट आवर आ गया। अब मैंने 250 का कैलकुलेट करके दिखा रही थी ना, तो यहाँ देखो 900 को मैं क्या लिख सकती हूँ 9 इंटू 100 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, 100 को भी क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6। ये तुम्हें सिर्फ सॉल्व करा के दिखा रही हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करो। कैलकुलेशन यही पे 2 0 है, इसका मतलब ये 2 0, 9 इंटू 100 900 हो गया। 100 का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 2। हमें मालूम है जब भी
बेस सेम होते हैं और बेस के पीछे मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये हमने पावर वाले सम आई थिंक 6th-7th क्लास में या 4th-5th में इस हिसाब से कुछ किए होंगे, मुझे तब ध्यान नहीं है, ठीक है। बट हमने मैथ्स के अंदर ये चीज कर रखी है। तो यहाँ क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6, तो इस 10 की पावर 6 + 2 8, तो इस तरीके से हम 9 × 10 की पावर 8, और ये क्या हो गया, जूल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, एक चीज सुनो, हम हमेशा मिस्टेक करते हैं पॉइंट के बाद कितना आएगा, ठीक है। ये इसके है तो पावर ऐड करने में, या कहीं 3 डिजिट माइनस की दे दी, 1 डिजिट प्लस की दे दी, तो हम माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, वहां कैलकुलेशन में ये सब चीजें मिस्टेक कर देते हैं। तो कभी भी अब स्कूल लेवल पे हो, मान लीजिए ये सम है, ये 2 मार्क्स का था, आपने यहां तक सही कर दिया, यहां तक सही कर दिया तो आपको 1 नंबर दे दे, करेक्ट आंसर नहीं निकाला, 1 नंबर कट गया, लेकिन हाफ तो मिल गया। लेकिन आगे जाके जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहां कोई हाफ कुछ नहीं होता, वहां डायरेक्ट आपको किसी भी, चाहे आप IAS का पेपर दे लो, आप नीट का एग्जाम दे लो, डॉक्टर के लिए दे लो, JEE के लिए दे लो, सब में क्या आएगा, MCQs। और MCQs में आपको A, B, C, D 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में जो आंसर गिवन है उसमें से निकालो। आपने करेक्ट आंसर दिया है तो फुल मार्क्स, इनकरेक्ट दिया है तो 0, कहीं हाफ, आधा पॉइंट, कोई चांस नहीं। इसलिए कोई भी चीज करते हो उस चीज में मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम करो और सम को ब्रेक करके टोटल करो। अब यहाँ पे अगर तुम करते तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स 36 × 25, फिर यहाँ पे 5 6 33, 5 15 16 17 18, मतलब क्या है इसको स्पीड। लेकिन सबसे पहले हमें 24 का टेबल नहीं आता, लेकिन हमें 24 का टेबल नहीं आता, लेकिन 25 तो दिमाग में रखो कि ये तो डायरेक्ट इजी वाली चीज है, तो वहां पे उसको डायरेक्ट कर लिया करो। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 या 576 होता है 24 का स्क्वायर, और 26 का 676, ये 24 का है और ये 26 का है। 25 का क्या हो गया, 625। तो कुछ डिजिट होती है, याद रखो, मैं भी मैथ्स नहीं कर रही, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं भी याद रखती हूँ। क्यों, क्योंकि ये चीजें होती है जो कुछ चीजें बहुत बार आती रहती है। अब 11 है, 11 का स्क्वायर है हमें मालूम है 121 है, 20 का स्क्वायर है हमें मालूम है 400, लेकिन 11 का क्यूब आ जाएगा तो कितना होगा, 1331 होता है क्या। तो करके आप डेली उसको रिवीजन ले लो, आप कभी नहीं भूलोगे। और मैथ्स का अगर आप एक चीज का मल्टीप्लाई कर करके देखने लग जाओगे ना बेटा, तो पॉसिबल नहीं है। करके देखो, ठीक है, याद करके रखो कुछ बिगर टर्म्स, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजियर हो जाए। तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स क्या है बेटा, इसको क्लोज कर दो, इसको यहाँ पे किया दो। अब आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो आज का क्वेश्चन है कन्वर्ट, को डिजिट ले लेते हैं, उसको आपको जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, सो कन्वर्ट 23 किलोवाट आवर इनटू जूल्स। सो 23 को किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करोगे, सो व्हाट इज योर आंसर। 23 की जगह पे इजी टर्म ले लेते हैं, चलो मैं आपको इजी दे देती हूँ 20। सो 20 किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर्स। हाउ मेनी जूल्स इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं जूल्स में लेती हूँ तो जूल्स में यूनिट कितनी आएगी। यू हैव टू गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।